हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। आई होप आप सभी ने पॉलिटी का मैराथन वीडियो देख लिया होगा। सो लेट्स सॉल्व द पीवाईक्यूज नाउ। पीवाईक्यू सॉल्व करने का अप्रोच वही होगा जो हमने कल मॉडर्न हिस्ट्री में फॉलो किया था। दैट इज़, आपने अगर एक बार भी पॉलिटी को ढंग से पढ़ा है, जो आपके बेसिक पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग होने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, प्लस आपके अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए। ये दो चीज़ें अगर आपके अंदर हैं, तो जैसा कि आप लोग कमेंट में लगातार लिख रहे हो, कॉन्फिडेंस प्लस कॉमन सेंस इज इक्वल टू सक्सेस। ठीक है। कॉन्फिडेंस किस बात का कि मैंने पॉलिटी को एक बार पढ़ लिया है, अब इसी एक बार पढ़े के बेसिस पे मैं टफ से टफेस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लूँगा अपने कॉमन सेंस से। कैसे करूँगा वो मैं दिखाता हूँ। ठीक है। बहुत से क्वेश्चन आपको देख के लगेगा कि नहीं आ रहे हैं, बट एक बार आपने जो बेसिक पॉलिटी पढ़ी है ना, उतनी ही नॉलेज काफ़ी है, कोई बहुत ज़्यादा उसके बियॉन्ड जाने की ज़रूरत नहीं है, कर लोगे, क्वेश्चन ईजी होते हैं। ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एथिक्स कमिटी इन लोकसभा आर करेक्ट। यहीं पे देख लेना आप सबसे पहले कि एथिक्स कमिटी, जो कि लोकसभा के मेंबर्स के एथिक्स वगैरह को देखने के लिए बनाई गई होगी। ठीक है। अगर आपको नहीं भी याद आ रहा है कि इस बारे में तो बेसिक सेंस तो पता चल रहा है ना। एथिक्स कमिटी इन लोकसभा, लोकसभा की कोई कमिटी है। ठीक है। उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। नंबर 1, इनिशियली इट वॉज एन एडहॉक कमिटी। नंबर 2, ओनली ए मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिगार्डिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ ए मेंबर ऑफ लोकसभा। नंबर 3, दिस कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज़ सब्जुडाइज। अब इसमें अप्रोच क्या होगा? अप्रोच ये होगा, सबसे पहले आपको इनमें से जो गलत स्टेटमेंट है वो फाइंड करना है। अगर एक भी गलत स्टेटमेंट मिल गया तो क्वेश्चन के हम काफ़ी नज़दीक पहुंच जाएंगे सॉल्यूशन के। ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट देखो, इनिशियली इट वॉज एन एडहॉक कमिटी। अब कोई भी कमेटी बनाई जाती है तो बनते ही तो परमानेंट कमेटी बनानी जाएगी, कुछ दिन तक एडहॉक रहेगी, बाद में उसको परमानेंट किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट को हम कह सकते हैं कि हाँ, हो सकता है सही हो ये स्टेटमेंट, कुछ इतना खास गलत लग नहीं रहा है इस स्टेटमेंट में, राइट। तो अगर ये स्टेटमेंट सही मान लेते हो तो ऑलरेडी ये तो कटे गया, फिर भी अभी रुक जाओ। ठीक है। सेकेंड देख लो, ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिगार्डिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ लोकसभा। अब सोचो, लोकसभा की कमेटी है एथिक्स कमेटी, अगर कोई भी मेंबर लोकसभा का अनएथिकल कंडक्ट करता है तो उसके खिलाफ जो शिकायत है वो सिर्फ लोकसभा का मेंबर ही कर सकता है। ये बात सोचो, अगर कोई लोकसभा का मेंबर है, वो किसी किसी अनएथिकल काम में इन्वॉल्व हुआ, और लोकसभा चलती किसके पैसे से? पब्लिक के पैसे से। एमपी वगैरह राज्यसभा में भी हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी अकाउंटेबिलिटी लोकसभा में तय होती है। ठीक है। तो लोकसभा के सिर्फ मेंबर ही कंप्लेन करेंगे लोकसभा के मेंबर के लिए, ये कैसा रूल है? ठीक है। कंप्लेन तो कोई भी कर सकता है ना। अगर किसी ने अनएथिकल कंप्लेन किया है, अनएथिकल कोई एक्ट किया है, और लोकसभा के मेंबर शांत हैं, वो नहीं कर रहे हैं कंप्लेन, तो क्या कोई बाहरी या कोई राज्यसभा का मेंबर कंप्लेन नहीं कर सकता क्या उनके खिलाफ? कर सकता है, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया कि ओनली मेंबर कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटेड टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ ए मेंबर ऑफ लोकसभा। हालांकि ये स्टेटमेंट टेक्निकली सही है, क्योंकि अगर किसी बाहरी को भी कंप्लेन करनी है, किसी बाहरी को कंप्लेन करनी है, कोई भी कंप्लेन कर सकता है। ठीक है। तो लेकिन उस कंप्लेन को उसको पहुंचाना स्पीकर तक होगा किसी लोकसभा के मेंबर के थ्रू ही। ठीक है। उस कंप्लेन को स्पीकर तक लोकसभा का मेंबर ही पहुंचाएगा, बट कंप्लेन कर कोई भी सकता है। इट मस्ट बी राउटेड, इट मस्ट बी रूटेड थ्रू मेंबर ऑफ लोकसभा। अगर ऐसा स्टेटमेंट होता कि इट मस्ट बी रूटेड थ्रू लोकसभा मेंबर टू स्पीकर, देन स्टेटमेंट सही होता। बट सिर्फ लोकसभा का मेंबर ही कंप्लेन कर सकता है किसी के अनएथिकल एक्ट के खिलाफ, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जा रहा है, तो इस स्टेटमेंट को आप गलत मार्क कर सकते हो। और थर्ड स्टेटमेंट, दिस कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब्जुडाइज। अब देखो, कोई भी मैटर अगर सब्जुडाइज है तो ऑब्वियसली उस पर क्यों ये कमेटी क्यों एक्ट करेगी? वो तो पहले जुडिशरी एक्ट करेगी ना उस पर, उसके बाद कमेटी वगैरह देखेंगी। तो अगर ऑलरेडी कोई मैटर सब्जुडाइज है तो ऑब्वियसली उस पर कमेटी नहीं देखेगी, पहले मैटर क्लियर ऑन द कोर्ट से, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, राइट। तो थर्ड भी सही है, थर्ड सही है और 2 गलत है। 2 गलत होते ही आपको आंसर आ जाएगा 1 और 3, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन में तो किसी ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं है। पूछा है हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमॉन्ग द सिटीजन्स। तो आपको पूरी तरह से पता है कि 26 नवंबर को क्या हुआ था? 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था, राइट। पता है ना, इनैक्ट हुआ था। इनैक्ट हुआ था या इन्फोर्स हुआ था? इन्फोर्स हुआ था 26 जनवरी को 1950 में, राइट।
इनैक्ट हुआ था 1949 26 नवंबर को, इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। बट सेकंड स्टेटमेंट लिखा है कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया सेटअप अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब अगर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाएगी तो उसको थोड़ी आप कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाओगे, क्योंकि वो अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होना है, राइट। तो ऐसा कुछ 26 नवंबर को नहीं हुआ था, राइट। तो कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो सकता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी अगर बनाई गई है किसी चीज़ को ड्राफ्ट करने के लिए, मतलब फाइनल नहीं है वो, किसी चीज़ को ड्राफ्ट करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई है, तो उसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया नहीं जाएगा। तो अपने आप ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन वैसे भी आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी वगैरह तो बहुत पहले बना दी गई थी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी अडॉप्टेड ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज आवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल। मतलब कहना ये चाह रहा है कि जो ब्रिटिश मॉडल से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना तो लिया है, हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अपनाई है ब्रिटिश को देख के, फिर भी हमारा मॉडल डिफरेंट कैसे है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सॉवरेन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर आपने वो कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें पता होगा कि येस, ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीम है और सॉवरेन है। मतलब ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन तो है नहीं, वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं ब्रिटेन में। इस वजह से वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर जुडिशियल रिव्यू जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल सॉवरेन है वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वहाँ का जो पार्लियामेंट है क्या है, बिल्कुल सॉवरेन है, क्योंकि वहाँ पे ना तो जुडिशियल रिव्यू है और ना ही रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सुप्रीम भी है और सॉवरेन भी है वहाँ का पार्लियामेंट। लेकिन इंडिया में पार्लियामेंट मन चाहा लॉ नहीं बना सकता, उसको फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखना होता है लोगों के, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर का ध्यान रखना होता है। तो इस वजह से इंडिया में ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट कुछ भी मन चाहा लॉ बना दे। ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा है और जुडिशियल रिव्यू करने के लिए आपका, ठीक है। अगर ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा लॉ बनाओगे तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड भी कर देगा। तो इसलिए ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला। अगर आपने बेसिक पढ़ाई कर रखी है तो ये कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है। सेकेंड, इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रिफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। यस, अगर सपोज पार्लियामेंट ने कोई अमेंडमेंट किया पार्लियामेंट ने, और वो अमेंडमेंट किसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रहा है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक करवाने के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जा सकता है, ठीक है। कि सर ये देखिए ज़रा, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उसको देख सकती है, राइट। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगे तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करने का हक, पूरा अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे अपने आप में सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफगार्ड्स ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। लिबर्टी का बेस्ट सेफगार्ड कौन है, मतलब लिबर्टी की रक्षा करने वाला इनमें से बेस्ट फैक्टर कौन सा है, कौन सबसे ज़्यादा लिबर्टी की रक्षा कर सकता है, ठीक है। तो लिबर्टी का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होना चाहिए, राइट। कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होना चाहिए, लिबर्टी का ही तो मतलब है कि पावर किसी एक हाथ में नहीं जानी चाहिए, आज़ाद रहें लोग, राइट। अगर आपकी लिबर्टी, सपोज आपकी लिबर्टी कौन कब कर सकता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट तो कर ही सकती है। अगर उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रहेगा तो, कोई गवर्नमेंट इलेक्ट है उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है तो वो आपकी लिबर्टी कर्टल कर सकती है। पावर किसी एक के हाथ में सेंट्रलाइज हो गई तो ऑब्वियसली वो कैसी लिबर्टी रही। और अगर जुडिशरी कमिटेड है, कमिटेड टू पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट, जुडिशरी सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को सही कहने लग गई, बिल्कुल कमिटमेंट दिखा रही है अपना गवर्नमेंट के प्रति, तो वो कैसी जुडिशरी हुई। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी को इंश्योर करने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट रखा गया है, ताकि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंस का रोल प्ले कर सकें और जो देश की सिटीजन्स की लिबर्टी है वो इंश्योर की जा सके। इसीलिए मैंने आज मैराथन वीडियो में कहा था कि ये जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है ये बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग के लेक्चर से मैंने इसीलिए बहुत टाइम स्पेंड किया है इन चीज़ों को समझाने में। तो आप एक बार मैराथन वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होंगे और ईयर बाई ईयर ये क्वेश्चंस और डीप होते जाएंगे, राइट। इस साल बहुत से लोगों ने कमिटेड जुडिशरी करके आए थे जो समझ नहीं पाए कमिटेड जुडिशरी का मतलब होता क्या है। कमिटेड जुडिशरी मीन्स जुडिशरी इज कमिटेड टू गवर्नमेंट, तो ये तो बिल्कुल ही अगेंस्ट है लिबर्टी के, राइट। सेपरेशन ऑफ पावर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। अब ये तो बहुत सिंपल है, जिसने भी एक बार पढ़ाई की उसको पता है कि सेकुलर वर्ड, सोशलिस्ट, ये सब बाद में ऐड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, प्रियम्बल अगर पढ़ा है आपने
तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, राइट, इसको तो कर ही लोगे। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। अब इसमें ऑप्शंस देखो, अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ ए नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर, अ गवर्नमेंट होज हेड एंजॉयज नॉमिनल पावर्स, गवर्नमेंट होज हेड एंजॉयज रियल पावर्स, या फिर अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ये दोनों वर्ड किस ऑप्शन में आ रहे हैं, गवर्नमेंट भी है इसमें और कॉन्स्टिट्यूशन भी है, राइट, सिर्फ यही ऑप्शन है इसमें, गवर्नमेंट भी वर्ड है और कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइडिंग हो, कॉन्स्टिट्यूशन जिस गवर्नमेंट पे लिमिटेशंस लगाता हो कि आप मनमानी नहीं कर सकते, तो एक ऐसी गवर्नमेंट जो लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वही तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कहलाएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इजीली कर लोगे पढ़ के, स्टेटमेंट देख के समझ आ रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। ठीक है, लिबर्टी का मोटा मोटा मतलब तो होता है आज़ादी, ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो मोटा मोटा जो हम कॉमन सेंस में समझते हैं, तो उसी बेसिस पे आप देख लो आंसर। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, पॉलिटिकल रूलर्स के टायरनी से आपको प्रोटेक्शन मिले, उनके अत्याचार से आपको प्रोटेक्शन मिले, तो ये एक तरह की सिर्फ एक्सटर्नल लिबर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हाँ हम पे गवर्नमेंट कोई अत्याचार ना करे, इस तरह की एक्सटर्नल लिबर्टी की बात कर रहे हैं। तो अभी इस ऑप्शन को यहीं रोक दो। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट एंड सी अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर वंस लाइक। अब ये दोनों ऑप्शन क्या कह रही है, तो एक तरह की एनार्की हो जाएगी, किसी कोई लगाम ही नहीं है, जिसका जो मन करे वो करे, तो एनार्की इज़ नॉट इक्वल टू लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब एनार्की नहीं है ना, कि आप मतलब कुछ भी आवारागर्दी करो, कोई रेस्ट्रेंट नहीं है आप पे, ठीक है, आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो कर रहे हो, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। लिबर्टी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, राइट। डी है अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, ये जो है ये इंटरनल लिबर्टी की बात करें, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, ये दोनों लिबर्टी इसमें कंबाइन हो जा रही है, राइट, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली पूरी तरह से ये पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, कि हम जो करना चाहें कर सकते हैं, और प्लस हम अपने अंदर को जितना हम डेवलप कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के उतना हम डेवलप करें, राइट। फ्रीडम टू ग्रो, देखो फ्रीडम टू ग्रो मतलब पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है लिबर्टी का, राइट। और ये जो बात कर रहा है ये क्या कर रहा है, फ्रीडम फ्रॉम कंट्रोल, फ्रीडम फ्रॉम कंट्रोल, ये लिबर्टी निगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है। तो मेन जो लिबर्टी है यही है, फ्रीडम टू ग्रो, जितना ग्रो कर सकते हैं उतना ग्रो कर लें, मतलब कैपेबिलिटी टू अचीव और बेस्ट पोटेंशियल, दिस इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा टॉपिक कौन से पार्ट में दिया हुआ है। दिस इज प्योरली अ फैक्चुअल नेचर ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपने पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद किए हैं, सॉरी शेड्यूल वगैरह याद कर रखे हैं, पार्ट याद कर रखे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ सारे शेड्यूल से याद कर लो, ठीक है, पार्ट से याद कर लो, कौन से पार्ट में क्या क्या चीज़ें दी हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, इमरजेंसी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, ठीक है, सिटीजनशिप हो गई, किस पार्ट में क्या चीज़ दी है वो याद होनी चाहिए। क्या पता इस बार कोई और पार्ट पूछ ले, राइट। तो ये फैक्चुअल चीज़ है, अगर आपको याद है तो कर पाओगे, नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे। सो डोंट टेक रिस्क, 10 मिनट लगेगा मुश्किल से, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन देख लेना, सबके पार्ट देख लेना एक बार, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप देखते ही डर जाओगे, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट में है और कौन से यूनियन लिस्ट में है। अब स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट इतना ध्यान से आप लोग पढ़ते नहीं हो, राइट, बट एक बार क्वेश्चन को देख के डरा मत करो। सबसे पहले देख लो कि दिया क्या है, बेसिक आपको पता है ना कि इंटर स्टेट क्या चीज़ होती है और यूनियन क्या चीज़ होती है, ये लिस्ट क्या चीज़ होती है, तो पता है, बेसिक आइडिया तो है ही है। एग्जाम प्रेशर में भूल जाओ तो बात अलग है, राइट। तो सबसे पहले देखो पहला ऑप्शन क्या है, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट। कोई भी चीज़ अगर इंटर स्टेट है, जो कई राज्यों की मतलब बात हो रही है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, राइट, इंटर स्टेट की बात हो रही है ट्रेड एंड कॉमर्स की, तो इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। अंडर स्टेट कैसे हो सकती है कोई भी इंटर स्टेट चीज़ें स्टेट सब्जेक्ट, क्योंकि एक स्टेट की बात तो हो नहीं रही है, इंटर स्टेट की बात हो रही है ना, स्टेट 1 स्टेट 2 की बात की हो रही है, स्टेट 3 के बीच की बात हो रही है, तो ये स्टेट लिस्ट हो ही नहीं सकता कोई भी इंटर स्टेट चीज़, राइट। इंटर स्टेट माइग्रेशन फिर स्टेट लिस्ट कैसे हो सकता है, राइट। वैसे ही इंटर स्टेट क्वारंटाइन ये यूनियन सब्जेक्ट है अंडर यूनियन लिस्ट, ये सही है, कोई भी चीज़ इंटर स्टेट है तो वो यूनियन ही होगी, राइट। यूपीएससी यही बेसिक चीज़ आपकी चेक करना चाह रहा था, इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज यूनियन लिस्ट। डी जो है कॉर्पोरेशन टैक्स इज स्टेट सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट, ये भी गलत है, कॉर्पोरेशन टैक्स स्टेट लिस्ट के अंदर कैसे आएगा। ये तो ऐसा टैक्स है ना जो डायरेक्ट कंपनीज पे लगता है, इस पर पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है, सिर्फ कॉर्पोरेशन टैक्स वगैरह पे सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है। एक ऐसा टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है, पार्लियामेंट लगा सकता है, राइट। तो ये यूनियन लिस्ट का टैक्स है, सिंपल सी बात है, कॉर्पोरेशन टैक्स जो टैक्स कंपनीज पे लगता है, राइट। तो स्टेट थोड़ी इसलिए लॉ बनाएंगे, अलग अलग रेट रहेगा फिर तो पूरे देश में कंपनीज पे, राइट।
तो ये यूनियन लिस्ट में है। तो इस वजह से ये तीनों ऑप्शन देख के आपको समझ आ जाएगा कि सही आंसर सी है, राइट। डी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है वैसे। थर्ड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस द राइट टू प्रिवेसी। अब ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। राइट टू प्रिवेसी मतलब आर्टिकल 21, राइट टू लिव विद डिग्निटी। प्रिवेसी का मतलब क्या है? लिव विद डिग्निटी। आप प्रिवेसी क्यों बचाते हो? अपनी डिग्निटी से जीने के लिए। तो राइट टू लाइफ, राइट टू लिव विद डिग्निटी इज इक्वल टू राइट टू प्रिवेसी ना। तो ये जल्दबाजी में बहुत से लोग इसको आर्टिकल 19 मार के आ सकते हो, गलती ऐसी मत करना। आर्टिकल 19 फ्रीडम से रिलेटेड है, प्रिवेसी से रिलेटेड नहीं, ठीक है। आर्टिकल 21 जो कि लाइफ से रिलेटेड है, आपकी लाइफ में आपको क्या क्या चाहिए? आपको डिग्निटी चाहिए ना, तो डिग्निटी के लिए प्रिवेसी चाहिए होती है। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान देके करना क्वेश्चन, ये नहीं जल्दबाजी में गलत करके आ गए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब मैंने बहुत अच्छे से अपने लेक्चर में, अगर आपने आज का मैराथन देखा है तो पता होगा कि मैंने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसमें इनका क्या डिफरेंस होता है मैंने बहुत ही डिटेल्ड में बताया है कि कैसे इंडिया में पहले सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ चलता था, बट आफ्टर मेनका गांधी केस ऑफ 1978 के बाद से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी इंडिया में फॉलो होता है, दोनों फॉलो होते हैं, राइट। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये यूएस का कॉन्सेप्ट है और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ये जापान बेस्ड है। इंडिया में दोनों चीज़ें चलती हैं, राइट। अब इनमें क्या डिफरेंस है, ये थोड़ी सी लंबी कहानी है, इतनी आसानी से समझाऊंगा आपको समझ नहीं आएगा। तो एक बार मेरा वीडियो देख लो मैराथन वाला, उसमें फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर एटलीस्ट देख लो, बहुत अच्छे से समझाया मैंने ये, ठीक है। तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेज। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, राइट। आर्टिकल 355 आपने इमरजेंसी वाला पढ़ा है ना, जिसमें यूनियन की ये ड्यूटी है कि स्टेट को प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट इंटरनल डिस्टर्बेंसेस प्लस एक्सटर्नल एग्रेशन, दोनों से बचाना है स्टेट्स को, राइट। ये सेंटर की ड्यूटी है, तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट लग रहा है। सेकेंड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट्स द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब किसी पर्सन को अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए रखा गया है तो उसको लीगल काउंसिल प्रोवाइड ना किया जाए। अब बताओ ऐसा हो सकता है? ऐसा अगर होगा तो आर्टिकल 22 का वॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। अगर आपने फंडामेंटल राइट अच्छे से पढ़ा है तो ये आर्टिकल 22 का वॉल्यूशन है कि किसी को भी लीगल काउंसिल से दूर रखा जाए। एवरीबडी हैज़ राइट टू हैव अ लीगल काउंसिल ना, चाहे उसको डिटेन अगर किया है, किसी को डिटेन किया है तो उसको लॉयर प्रोवाइड करवाना उसका हक है, फंडामेंटल राइट है, तो आप मना नहीं कर सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ नहीं कहता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 कन्फेशन ऑन अक्यूज्ड बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। ठीक है, ये जो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट है 2002 का, ये बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ था, बहुत ही ड्रैकोनियन, इसलिए इसको 2 साल बाद रिपील कर दिया गया था। 2004 में ही इसको रिपील कर दिया गया था और इसी प्रोविज़न की वजह से किया गया था कि इसमें जो अक्यूज से अगर एक बार कन्फेस करवा लिया पुलिस ने कि वही अक्यूज्ड है सच में, तो उसको एविडेंस माना जाता था। कैन नॉट नहीं, कैन भी था एक्चुअली में, इसको एविडेंस माना जाता था। अगर कोई अक्यूज्ड है, किसी को भी पकड़ लिया पुलिस ने और ज़बरदस्ती उससे मनवा लिया कि मैं ही गुनहगार हूँ, तो वो जो है कन्फेशन मान लिया जाता था। इस वजह से इस लॉ को 2004 में रिप्लेस किया गया भाई UAPA, राइट, क्योंकि ये इंडियन एविडेंस एक्ट के अगेंस्ट था बिल्कुल, कि आप कैसे कैसे फिर तो किसी को भी अरेस्ट कर लो और ज़बरदस्ती पुलिस मिले जाके इससे कन्फेस करवा लो, तो ये बहुत ज़्यादा ड्रैकोनियन हो गया था, इसलिए इसको चेंज किया गया। तो ये स्टेटमेंट में गलत है, क्योंकि यहाँ लिखा है कैन नॉट बी। इस एक्ट के तहत, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के तहत ये पॉसिबल था कि अक्यूज्ड को अपने ही खिलाफ एविडेंस दे, कन्फेशन करवा के एविडेंस बना देते थे, राइट। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, 1 गलत, 3rd गलत, ठीक है, 3rd गलत हो गया और 2nd भी गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा? ओनली 1। तो दिस विल बी द आंसर, ओनली 1 विल बी द आंसर, राइट। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। तो सिंपल है, एक ही वर्ड है जिसमें ट्राइबल पीपल का नाम आ रहा है, और 5th शेड्यूल हमें पता है कि ट्राइबल स्टेट से डील करता है, ट्राइबल एरिया से डील करता है। तो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में डिफरेंस आप अच्छे से पढ़ लेना, ये हर साल लगभग क्वेश्चन कुछ ना कुछ आता ही रहता है इधर, ठीक है। 5th शेड्यूल रिलेटेड टू ट्राइबल स्टेट्स ऑफ मेनलैंड इंडिया, राइट। मेनलैंड इंडिया में कितने ट्राइबल स्टेट्स हैं? अप्रॉक्स 10 ट्राइबल स्टेट्स। और 6th शेड्यूल डील करता है ट्राइबल एरियाज ऑफ 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। कौन कौन से 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम।
ठीक है, इन चारों स्टेटों से 6 शेड्यूल डील करता है और बाकी जो 10 ट्राइबल एरियाज है 10 स्टेट्स में उनसे 5th शेड्यूल डील करता है। तो 5th और 6th दोनों ही ट्राइबल पीपल से डील करते हैं, राइट। तो ये याद रखना क्वेश्चन। 5th शेड्यूल देखते हैं, ट्राइबल पीपल का ध्यान रखें, जहाँ पे ट्राइबल ऑप्शन है वही होगा आंसर, राइट। नेक्स्ट, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ किस चीज़ को वायलेट करती है? इक्वलिटी को वायलेट करती है, डीपीएसपी को वायलेट करती है, राइट टू फ्रीडम को वायलेट करती है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर को वायलेट करती है। अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपने डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ रखा है तो आपको क्लियर कट पड़ता है। आर्टिकल 39C में साफ साफ लिखा है कि स्टेट को ये इंश्योर करना होगा कि कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम इस तरह से वर्क ना करे जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो। ये चीज़ साफ साफ मेंशन है 39C में। तो ऑब्वियसली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ उसमें मेंशन है, ठीक है। देखो ये भी एक फंडा है इसको क्वेश्चन सॉल्व करने का, पॉलिटी के क्वेश्चन में साफ खास करके, कि जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो तो जो एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन का किसी सेक्शन के वर्ड लिखा हुआ है ना वही आंसर होता है, राइट। तो डीपीएसपी अलग से एक पूरा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसमें ये चीज़ होगी ही होगी, ठीक है, कि स्टेट को ध्यान रखना चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना होने पाए, राइट। तो डीपीएसपी जो है ओवरऑल इन सब चीज़ों को इनकम्पास करता है, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी बहुत ही नैरो हो गया, राइट टू फ्रीडम बहुत नैरो, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर बहुत नैरो, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं डीपीएसपी के अंदर ही आ जाती हैं, राइट। तो डीपीएसपी की वजह से कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना होने पाए, डीपीएसपी पे ये चीज़ मेंशन है आर्टिकल 39C में। तो इस तरह से क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान दे के पढ़ोगे तो कर ले जाओगे। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? राइट टू प्रॉपर्टी आपको पता है कि पहले फंडामेंटल राइट था, अभी एक लीगल राइट बन के रह गया है, राइट, अवेलेबल टू एनी पर्सन, ठीक है, सिंपल है, कोई भी रह सकता है। ओरिजिनली इट वाज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 31, बट 44th अमेंडमेंट के बाद से ये आर्टिकल 300A में चला गया है, ठीक है, एज अ लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, चाहे वो सिटीजन, एनी पर्सन मतलब क्या है, चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, ठीक है, सबको अलाउड है लीगल राइट। तो ये बेसिक बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक बारी पॉलिटी अच्छे से पढ़िए, या जैसे आज वाला मैराथन आपने देखा तो आपको ये सारे क्वेश्चन ईजिली आ रहे होंगे, राइट। अब राइट टू प्राइवेसी अभी बता दिया फिर से, आर्टिकल 21, ये हर साल ही आ जाता है, पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन हर साल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। सिटीजनशिप अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो आपको पता है कि इंडिया में सिर्फ एक सिटीजनशिप ही होती है, अनलाइक यूएस जहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप है, तो इंडिया में ओनली 1 सिटीजनशिप एंड 1 डोमिसाइल। यूएस में क्या है कि स्टेट की सिटीजनशिप अलग है और नेशनल सिटीजनशिप अलग है, तो डुअल सिटीजनशिप है, ठीक है, एक स्टेट की भी सिटीजनशिप है और नेशनल की भी सिटीजनशिप अलग है, तो डुअल सिटीजनशिप होती है यूएस में। यहाँ पे इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप, आप सिर्फ इंडियन हो, ठीक है। दूसरी चीज़, अ सिटीजन बाई बर्थ ओनली कैन बिकम हेड ऑफ स्टेट। हेड तो कुछ नहीं है, अगर आप इंडिया के सिटीजन हो, अब आप चाहे बर्थ से हो, चाहे नेचुरलाइजेशन से हो, चाहे किसी भी तरीके से इंडिया के सिटीजन हो, तो आप हेड ऑफ स्टेट बन सकते हो, ठीक है, उसमें कोई ऐसी रोक नहीं है कि सिटीजन बाई बर्थ ही होना चाहिए। तो ध्यान से पढ़ा करो यार स्टेटमेंट्स को। दूसरा, अ फॉरनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ऐसा क्यों भाई? कोई अगर एक बार सिटीजनशिप दे दी गई किसी फॉरनर को तो कभी उसको डिप्राइव नहीं कर सकते किसी भी सर्कमस्टांसेस में, चाहे वो कुछ भी करे देश में आके, ऐसा नहीं है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 बोलता है कि किसी भी फॉरनर की सिटीजनशिप रिवोक की जा सकती है अगर हमें लगेगा कि वो फॉरनर इंडिया में आके फ्रॉड कर रहा है या डिसलॉयलिटी शो कर रहा है, तो उसकी सिटीजनशिप चली जाएगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, फर्स्ट सही हो गया, आंसर इज ए ओनली, राइट। धीरे धीरे पढ़ोगे तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ये मैंने अपने बिल्कुल इनिशियल लेक्चर में ही बताया है आपको, मैराथन वीडियो में, ओरिएंटेशन लेक्चर में ही बता दिया था कि स्टेट की डेफिनेशन के लिए 4 एलिमेंट होने चाहिए। क्या क्या होने चाहिए? पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है, और डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, एंड गवर्नमेंट होनी चाहिए एक, और सॉवरेनिटी होनी चाहिए। जहाँ पे ये 4 एलिमेंट है वहाँ पे आपको स्टेट मिल जाएगा, राइट। स्टेट की डेफिनेशन स्टैंडर्ड यही है, जो सॉवरेनिटी मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसमें से ये जो ए ऑप्शन है यही फुलफिल कर रहा है इन चारों क्राइटेरिया को। देखो इसमें क्या दिया है, कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स मतलब पॉपुलेशन है, राइट, और डेफिनेट टेरिटरी मतलब डिफाइंड टेरिटरी भी है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल मतलब सॉवरेनिटी भी है, और ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट भी है। सिंपल और बेस्ट डेफिनेशन है। अगर आपने ये पता है स्टेट के 4 एलिमेंट तो ये कर लोगे आप, राइट। अब ये क्वेश्चन क्योंकि आ चुका है, हो सकता है इस बार यूपीएससी ये पूछ ले कि आपका जो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन है वो किससे रिलेटेड है। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑफ
1933 ये किससे रिलेटेड है? एक्चुअली यही कन्वेंशन इस स्टेट को डिफाइन करता है। ये 4 एलिमेंट जो दिए हैं ना, ये मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑफ 1933 से ही निकल कर आया है। तो हो सकता है यूपीएससी कभी पूछ ले, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन इज रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स रिलेटेड, राइट। तो ये कुछ चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन इसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स दैट इट इज़ फेडरल इन ए कैरेक्टर। फेडरल कैरेक्टर, इनमें से कौन से स्टेटमेंट से पता चलता है कि जो इंडियन पॉलिटी है वो फेडरल नेचर की है, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड। यूनियन लेजिस्लेचर हैज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टीज। फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट्स ऑफ लॉ। अब इसमें जो ऑप्शन डी आपने देखा फंडामेंटल राइट्स वाला, ये तो साफ साफ रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। इसका क्या लेना देना आपके फेडरल नेचर से, राइट। तो डी तो बिल्कुल ही काट दो। सी देख लो, यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टीज़। तो ये एक तरह की आप कह सकते हो पॉलिटिकल पॉसिबिलिटी से रिलेटेड है। इसका भी फेडरल नेचर से कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये पॉलिटिकल पॉसिबिलिटी है कि कहाँ से यूनियन, बात तो इवेंचुअली यूनियन कैबिनेट की हो रही है ना, तो फेडरलिज्म का तो कोई लेना देना इससे है नहीं। फेडरलिज्म तो सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करता है। अब रीजनल पार्टी से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, आज तो यूनियन कैबिनेट में रहा है ना, तो इट्स जस्ट अ पॉलिटिकल पॉसिबिलिटी, नथिंग रिलेटेड टू फेडरलिज्म, राइट। ऑप्शन बी की बात करें तो यूनियन लेजिस्लेचर हैज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स, ठीक है। ये भी आपकी एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात कर रहा है कि एक डेमोक्रेसी में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स से होते हैं, अलग अलग संविधान सभा से होते हैं, राइट, अपनी अपनी। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यही होती है कि जो यूनियन लेजिस्लेचर में जो लोग आ रहे हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट से आ रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ें तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात हो गई। इन तीनों में फेडरलिज्म की कोई खास बात नहीं, लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड। अब अगर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस सेफ गार्डेड रहेगी तभी तो अगर सेंटर स्टेट के बीच कोई डिस्प्यूट होगा तो वो लोग कहाँ जाते हैं, जुडिशरी के पास जाते हैं, राइट। जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी तो चेक एंड बैलेंस बना रहेगा सेंटर पे कि सेंटर स्टेट के पावर को असर्व ना कर ले, राइट। तो ये सब चीज़ें, अगर सेंटर स्टेट के बीच में अच्छा रिलेशन चाहिए तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो इसलिए फेडरलिज्म को इंश्योर करने के लिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का होना बहुत ज़रूरी है, राइट। और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो फेडरलिज्म के लिए ज़रूरी हैं, फेडरलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं पता है आपको? एक तो डिवीज़न ऑफ पावर होता ही है, राइट, डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और क्या होना चाहिए आपके पास? इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए ताकि सेंटर और स्टेट के डिस्प्यूट्स को इजीली रिजॉल्व किया जा सके। और क्या क्या होना चाहिए फेडरलिज्म में? एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें सेंटर और स्टेट का रोल साफ साफ लिखा हुआ हो। ये सब कुछ फीचर्स हैं जो फेडरल, अब आपको ये जो मैं पीवाईक्यू करवा रहा हूँ इसका फ़ायदा क्या है कि मतलब फेडरलिज्म वाले टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5th और 6th शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, राइट। सिटीजनशिप वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये करवा रहा हूँ। डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है, जो पीवाईक्यू जिस चैप्टर से आ चुके हैं वो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, इसका मतलब यही है, राइट। अब आपको जाके पढ़ना है कि फेडरल कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं और यूनियन कैरेक्टरिस्टिक कौन से, यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उनमें डिफरेंस क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ के जाना, रिवाइज करके जाना। अगर नहीं देखा आज का मैराथन वीडियो तो एक बार देख लो, उसमें सारी चीज़ें कवर करवाई गई हैं, राइट। अब 13th क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन राइट टू सिटी से रिलेटेड है। इसमें थर्ड स्टेटमेंट देखोगे जब आप तो आपको पता चलेगा, लिखा हुआ है राइट टू सिटी मीन्स द स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विस और फैसिलिटी टू द अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज इन द सिटी। मतलब अनऑथोराइज्ड कॉलोनी अगर सिटी में है, अनऑथोराइज्ड है एक तो, ऊपर से स्टेट उनको किसी चीज़ के लिए मना भी नहीं कर सकता किसी पब्लिक सर्विस के लिए। भाई ऐसा क्यों? एक तो आप अनऑथोराइज्ड कॉलोनी बना के बैठे हो, तो राइट टू सिटी का ये मतलब नहीं कि अनऑथोराइज्ड कॉलोनी बना लो अगर स्टेट आपको किसी भी चीज़ के लिए मना भी नहीं कर सकता। तो थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, तो बी और डी यहीं काट दो, ठीक है। भले ही ये प्रिंसिपल थोड़ा सा इंक्लूसिव लग रहा होगा आपको राइट टू सिटी, बट इट डजेंट मीन कि आप अनऑथोराइज्ड कॉलोनी किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते। समथिंग विच इज़ अनऑथोराइज्ड इट इज़ अनऑथोराइज्ड, राइट। तो बिल्कुल अगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यही आंसर है तो अपने कॉमन सेंस को प्रायोरिटी दो, इस ऑप्शन को, आंसर को प्रायोरिटी मत दो, ठीक है। राइट टू सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी द राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सिटी, ठीक है। ये बिल्कुल जेन्युइन स्टेटमेंट लग रहा है कि हाँ, अगर कोई आदमी सिटी में रह रहा है तो उसको पब्लिक स्पेसेस को और पब्लिक पार्टिसिपेशन करने का हक है सिटी में, राइट। ये तो बिल्कुल जेन्युइन स्टेटमेंट। अगर 3 गलत है और 2 सही है तो हमारा आंसर आ गया 1 और 2, 1 पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है।
इस तरह से क्वेश्चंस को एक गलत स्टेटमेंट निकाला करो पहले, जो बिल्कुल गलत लग रहा है साफ साफ, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। यही अप्रोच रखना और कॉन्फिडेंट रहना कि आपकी जो ओवरऑल नॉलेज है, जो समझ है सब्जेक्ट्स को लेके, वो काम आती है एग्जाम में, राइट। कॉन्फिडेंस प्लस कॉमन सेंस, दो चीज़ याद रखना। A legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following articles of the Constitution of India? Article 14, Article 28, Article 32 और Article 44। अब इस क्वेश्चन में बात हो क्या रही है कि अगर आप गवर्नमेंट को, किसी भी अथॉरिटी को अनकंट्रोल्ड पावर दे दोगे तो वो कौन से आर्टिकल का वॉल्यूशन करती है। तो आर्टिकल 44 तो बिल्कुल हटा दो क्योंकि ये तो डीपीएसपी का है, राइट। आर्टिकल 32 भी हटा दो, ये तो जुडिशियल रिव्यू वाला आर्टिकल है, राइट। आया क्या यहाँ पे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 28। आर्टिकल 14 जहाँ तक आपको पता है तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है। इन दो चीज़ों की बात करता है आर्टिकल 14, राइट। अब अगर किसी भी अथॉरिटी को आप डिस्क्रिशनरी पावर दे दोगे तो फिर तो वो आपको अनइक्वली ट्रीट करने लगेगी ना, अनइक्वल ट्रीटमेंट दे देगी या करेगी आपके साथ, तो आप क्या कर लोगे क्योंकि आपने डिस्क्रिशनरी पावर दे दी है। तो आर्टिकल 14 का वॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखो कि आर्टिकल 14 जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अगर किसी को बहुत ज़्यादा पावर दे दोगे तो वो उस लॉ को वॉयलेट करने लगेगा, इन लॉज को वॉयलेट करने लगेगा, राइट। तो लॉ से रिलेटेड है, मतलब जिस आर्टिकल में लॉ आता है वही आंसर होगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ आता तो लॉ वर्ड आ रहा है ना, लॉ, और लॉ वर्ड सिर्फ आर्टिकल 14 में ही आता है, राइट। इस तरह से भी कर सकते हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है सब भूल गया है तो आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट्स एटलीस्ट अच्छे से पढ़ लो चैप्टर, ठीक है। मैराथन वीडियो नहीं देखा है तो देख लो फंडामेंटल राइट चैप्टर, मैंने अच्छे से बताया कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के बीच में डिफरेंस क्या होता है, राइट। ये सारी चीज़ें इन डेप्थ समझ के जाना एग्जाम में, हो सकता है अगली बार इनमें डिफरेंस ही पूछ ले, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाई डेफिनीशन इज लिमिटेड गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जिस पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलती है, यानी कि गवर्नमेंट विच इज़ लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल है, लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसमें गवर्नमेंट बाई लेजिस्लेचर, पॉपुलर गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, इन सब में मत मार देना। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात करें मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलती है, जिस पे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ लिमिट्स लगा रखी हैं, ठीक है। अनलिमिटेड गवर्नमेंट नहीं है, राइट। लोगों को फंडामेंटल राइट दिए हैं, फेडरेशन की रक्षा करनी है, ये सब ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी ना। 16th क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है, जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स तो हैं ही हैं, प्रियम्बल में भी ये सब चीज़ें हैं कि जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, राइट। डीपीएसपी में भी सोशियो इकोनॉमिक राइट्स की बात की गई है, फंडामेंटल राइट्स में फंडामेंटल ड्यूटीज़ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें क्यों नहीं होंगे, कोई चीज़ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है तो प्रियम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये तो बहुत बेसिक्स है ना किसी भी प्रिंसिपल के, तो ये सारी चीज़ें तो होंगी ही इसमें प्रिंसिपल। कुछ कॉन्सेप्ट प्रियम्बल के भी होंगे, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट डीपीएसपी के होंगे, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के होंगे। तो बेसिकली ये जैसी चीज़ें हों, बहुत कॉमन से पॉइंट लिखे हो ना, जब तक कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट ना लिख दिया जाए। सपोज यहाँ इमरजेंसी लिखा होता, इमरजेंसी प्रोविजंस, तब आपको माथा ठनकना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, डिक्लेरेशन हो तो इमरजेंसी कहाँ से आ गया, राइट। सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे सारी पॉजिटिव चीज़ें, प्रियम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इस तरह से इसको कर लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और कि ये नहीं होगा, प्रियम्बल कैसे हो सकता है, ठीक है। क्यों, प्रियम्बल में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी सब कुछ लिखा हुआ है, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी ये बातें तो कहीं ना कहीं तो कही गई होंगी ना, इन बातों का जिक्र तो हुआ होगा। इस तरह से इसको याद रखा करो, तो ये तीनों ही सही है। नेक्स्ट इज अनटचेबिलिटी की बात किस चीज़ में हुई है, कौन से प्रोविजन में कॉन्स्टिट्यूशन के, तो राइट टू इक्वालिटी में हुई है। स्पेसिफिकली आपको अनटचेबिलिटी का आर्टिकल 17 याद होना चाहिए, राइट। आर्टिकल 17 आपको याद होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि अनटचेबिलिटी से डील करता है। और ओवरऑल आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है, तो 17 भी इसी का पार्ट हुआ, राइट। इस तरह से इसको याद रखना है। नेक्स्ट, वेलफेयर स्टेट, ये सबको पता है वेलफेयर स्टेट की बात किस में हुई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में हुई है। तो ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी के, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाओगे तो कर लोगे, बिल्कुल टफ नहीं होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है बेसिक स्ट्रक्चर को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। ऑल्दो एक्सप्लिसिटली जुडिशियल रिव्यू कहीं मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टिल आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, 226 ये सब प्रोवाइड करते हैं जुडिशियल रिव्यू को, बट एक्सप्लिसिटली नहीं, ठीक है।
एक्सप्लिसिटली ये चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशियल रिव्यू, ये सब केशवानंद भारती केस से इमर्ज होकर आए हुए कॉन्सेप्ट है। ठीक है, केशवानंद भारती केस 1973 का केस था जिससे ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इमर्ज होकर सामने आई। ठीक है, तो ये जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली ये वर्ड्स मेंशन नहीं है, इसलिए कभी भी आए क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो गलत करना है, इस ऑप्शन दोनों ही गलत है। ठीक है, इसलिए जो भी क्वेश्चन बोर्ड ध्यान से पढ़ो। आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये ना पढ़ा होता तो आपको सही लगते हैं स्टेटमेंट कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशियल रिव्यू, बट एक्चुअली लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली डिफाइन करता है या प्रोवाइड करता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीइज्म एंड मार्क्सिज्म इज द फाइनल गोल ऑफ ए स्टेटलेस सोसाइटी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप किसी हालत में एग्जाम हॉल पे नहीं कर सकते अगर आपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, अगर सपोज आपको मार्क्सिज्म नहीं पता है बट आप गांधी जी के बारे में तो पढ़ चुके हो ना मॉडर्न हिस्ट्री में, तो गांधी जी के बारे में अगर थोड़ा भी आपने पढ़ा है अच्छे से तो आपको ये पता होगा गांधी जी क्या चाहते थे, राम राज्य की बात करते थे, राइट, राम राज्य। और राम राज्य का जो उनका कॉन्सेप्ट था उसका मतलब ही था मिनिमल एकदम मिनिमल होनी चाहिए गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल नहीं होना चाहिए। गांधी जी का क्या था कि गांव में विलेज लेवल पे सेल्फ गवर्नेंस होनी चाहिए, विलेज लेवल पे सेल्फ गवर्नेंस होनी चाहिए। ये तो गांधी जी के बारे में इतनी चीज़ें तो पढ़ी है ना आपने कि सेल्फ गवर्नेंस, लोग गांव के लेवल पे अपने आप को खुद से गवर्न करें। ठीक है, कहीं ना कहीं पंचायती राज सिस्टम ही गांधी जी से इंस्पायर होकर आया, राम राज्य से। तो मिनिमल गवर्नेंस यानी कि स्टेटलेस सोसाइटी, स्टेट नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो स्टेटलेस सोसाइटी की बात गांधी जी ही करते थे, इसलिए कहीं भी गांधीज़म अगर आ रहा है, मार्क्सिज्म नहीं पता, तो फाइनल गोल क्या होना चाहिए, स्टेटलेस सोसाइटी का होना चाहिए। यहाँ से आप कर सकते हो इसको सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। ठीक है, अब इससे बहुत सारे केसेस हुए हैं, वो आप जब मैं प्रियम्बल चैप्टर पढ़ाया मेरा था ना उसमें देख लेना। ठीक है, अब यही सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रियम्बल। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने येट अगेन माना है बार बार कि यस प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट इसका कोई लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली नहीं है, अदर पार्ट्स के साथ ही है। ठीक है, प्रियम्बल का लीगल इफेक्ट अदर पार्ट्स के साथ ही है, इंडिपेंडेंटली इसको आप लीगली इम्पैक्ट में लाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रियम्बल। ये सब इजी क्वेश्चंस में कुछ ज़्यादा लॉजिक लगने की जरूरत ही नहीं है, आपने अगर एक बार प्रियम्बल पढ़ा है तो आपको पता है कि प्रियम्बल इज़ नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, ये अलग पार्ट्स के साथ ही एग्जिस्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में है कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कौन सा प्रोविजन करेक्ट है। तो पार्ट 4 पहले आपको अगर पता है कि डीपीएसपी है तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे। डीपीएसपी इम्प्लीमेंट कराने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ठीक है, डीपीएसपी तो सिर्फ प्रिंसिपल्स है ना, प्रिंसिपल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग स्टेट्स को काम करना चाहिए, तो उसको इन्फोर्स कराने के लिए कोई स्टेट को प्रेशराइज नहीं कर सकता कि डीपीएसपी इन्फोर्स करो। ठीक है, तो ये एक जस्ट प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल कभी भी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट कैसे हो सकता है, राइट। तो ये याद रखना। नेक्स्ट इज दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, ये सही है। और ये जो प्रिंसिपल्स, यहीं से देखो हिंट भी दिया यूपीएससी ने कि पार्ट 4 मतलब प्रिंसिपल यानी डीपीएसपी। अगर आपको नहीं पता था कि पार्ट 4 डीपीएसपी है तब भी यहाँ हिंट दिया हुआ है। प्रिंसिपल्स पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ यूज़ हुआ है, यहीं यूज़ हुआ है डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, द प्रिंसिपल्स लेड डाउन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट। तो ये दोनों सही हो गए, डीपीएसपी और 2 और 3 दोनों सही हो गए, राइट। अब अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नहीं आता तो थोड़ा स्ट्रैटेजी बना के याद किया करो। जैसे पार्ट 1 क्या हो गया आपका, सबसे पहले आप किसी देश को चलाने पहले क्या डिसाइड करो, उसकी देश की टेरिटरी कितनी है। ठीक है, कितना बड़ा देश है वो, सबसे पहले तो डिसाइड होगा कि आपकी कितनी टेरिटरी आपके पास है। तो पार्ट 1 का मतलब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, फिर उसके बाद उस टेरिटरी में कौन लोग रह रहे हैं, यानी कि उसमें रहने वाले कौन है, सिटीजन्स रहेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, अब वो जो सिटीजन्स रह रहे हैं उस टेरिटरी में, तो पार्ट 3 में ये होगा कि उन सिटीजन्स के पास कुछ राइट होंगे कि नहीं होंगे, कुछ राइट तो होने चाहिए ना। ठीक है, अब उन सिटीजन्स के पास जो राइट होंगे, उसके बाद आता है पार्ट 4 कि उन सिटीजन्स के राइट्स को बचाने के लिए कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए, और गवर्नमेंट कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करेगी, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, और साथ ही साथ वो जो सिटीजन्स को राइट दिए उनके साथ साथ उनको ड्यूटी भी देनी चाहिए, यानी कि कुछ ड्यूटी तो गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ है और कुछ ड्यूटी सिटीजन की ड्यूटी होनी चाहिए, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, उसके बाद डिसाइड होगा कि अब जाके कैसे कैसे गवर्नेंस शुरू होगी। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट में क्या क्या है, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या है, राइट, स्टेट गवर्नमेंट। फिर पार्ट 7 तो डिलीट हो गया, पार्ट 8 में है यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट कैसे चलेंगी। तो इस तरह से करके पार्ट थोड़ा सा ट्रिक बना के याद करोगे ना तो हमेशा याद रहेगा, कभी भूलेगा नहीं
यहाँ से यहाँ तक देखो आपको याद करवा दिया, ऐसे आगे वाले भी अपने आप से बना लो, हमेशा के लिए पार्ट याद हो जाएंगे, कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से वही 5th शेड्यूल वाला क्वेश्चन आ गया। मैंने बताया था ना ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, शेड्यूल्स, पार्ट्स, फंडामेंटल राइट्स, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, सिटीजनशिप, ठीक है, प्रीएम्बल, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, ओके, अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें जितने अच्छे से पढ़ सकते हो ना पढ़ डालो। मेरा जो लेक्चर है मैराथन, अगर आपने पूरा नहीं देखना तो कम से कम स्टार्टिंग 7 आवर्स देख लो, उसमें ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें 7 आवर्स में कवर हो गई हैं। उसके बाद तो यूनियन गवर्नमेंट से शुरू होता है। ठीक है, तो एटलीस्ट इतना देखो। अभी देखो शेड्यूल वही है कि ट्राइबल लैंड की बात हो रही है, तो 5th शेड्यूल से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, 3rd कहाँ से आएगा, 9th नहीं आएगा, 12th नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज 9th शेड्यूल की बात आ गई। देखो फिर से 9th शेड्यूल किसके प्राइम मिनिस्टरशिप में स्टार्ट हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू के प्राइम मिनिस्टरशिप में स्टार्ट हुआ था। कैसे पता करोगे ये थी, क्योंकि 9th शेड्यूल का इतना तो पता होगा ना आपको कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट क्या था। तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था उसी के थ्रू 9th शेड्यूल लाया गया था। ठीक है, अब 9th शेड्यूल अगर फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया है तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जवाहरलाल नेहरू थे, तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट उन्हीं के टाइम पे आया होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। तो इससे कॉमन सेंस लगा के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। पता भी नहीं होता अगर ना कि कौन प्राइम मिनिस्टर था उस टाइम, तो इतना तो पता रखना चाहिए कि फर्स्ट अमेंडमेंट किससे रिलेटेड था। हमारे देश में जो पहला अमेंडमेंट हुआ है वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, और इसमें जो है 9th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। इतनी चीज़ें तो पता रहती हैं, तो जवाहरलाल नेहरू आप इसको इन्फर करके कर सकते थे कि अगर फर्स्ट अमेंडमेंट है तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ही रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर से राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस, मतलब मैं जिसकी मर्जी उससे शादी करूँ, तो ये कैसा राइट है, मतलब मेरी राइट टू लिव विद डिग्निटी का चॉइस है ना, मैं जिससे चाहूँ उससे शादी कर सकता हूँ। तो आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, ठीक है, ओवरऑल आर्टिकल, ये पूरा फंडामेंटल राइट्स चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल एक क्वेश्चन ऐसा आएगा। ठीक है, और मोस्टली उसका आंसर आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 ही होता है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ईजिली कर लिया करो आप। अब लेजिस्लेचर वाले चैप्टर में चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, अब बोला है कि जब लोकसभा का स्पीकर का रिमूवल होता है तो क्या क्या कंडीशन होती हैं। क्या स्पीकर उस समय प्रिसाइड कर सकता है हाउस को, क्या स्पीकर के पास उस समय राइट टू स्पीक होता है, क्या स्पीकर के पास उस समय राइट टू वोट होता है। ठीक है, तो इसमें कहा है कि ना स्पीकर उस टाइम प्रिसाइड कर सकता है, ना तो बोल सकता है, और ना ही वोट कर सकता है। ठीक है, तो देखो एक बात तो समझ आती है कि अगर किसी के खिलाफ रिमूवल चल रहा है, रिमूवल का प्रस्ताव चर्चा चल रही है, ठीक है, रेजोल्यूशन पास हो गया है कि आपको रिमूव किया जा रहा है, तो उस वक्त आप हाउस को प्रिसाइड तो नहीं ही करोगे एटलीस्ट। ठीक है, तो ये तो सही है, ही और शी शुड नॉट प्रिसाइड, करना भी नहीं चाहिए। अगर आपके खिलाफ ही रिमूवल का प्रोसेस चल रहा है तो आप कैसे प्रिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, वही मैंने बोला ना, कॉमन सेंस लगाओ कि ये तो सही है, 1 तो 100% सही लिखा है कि ही और शॉल शुड नॉट प्रिसाइड। बट ये कह देना कि यू हैव नो राइट टू स्पीक, अब राइट टू स्पीक तो बहुत बेसिक राइट है। ये क्या बात हुई कि मेरे खिलाफ अगर वोटिंग हो रही है कहीं पे, या मेरे रिजर्वेशन पे मेरे रेजोल्यूशन चल रहा है मुझे हटाने का, उस पर मैं बात भी नहीं कर सकता, बोल भी नहीं सकता, जबकि मैं स्पीकर हूँ हाउस का। ठीक है, तो ये बहुत एक्सट्रीम है, तो ये गलत है। ही हैज़ राइट टू स्पीक। ठीक है, दूसरा, ही और शी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस। ठीक है, तो ये जो बात है ये भी बिल्कुल सही बात है कि जब फर्स्ट इंस्टेंस होगा ना तब वोट नहीं कर सकता स्पीकर, तभी वोट कर सकता है जब टाई हो रहा हो। ठीक है, उसका रिमूवल चल रहा है तो वो कैसे वोटिंग करेगा। ठीक है, पहली बार में नहीं कर सकते, नॉट इन फर्स्ट इंस्टेंस, बट जब टाई हो रहा हो तब फिर स्पीकर जो है इज एंटाइटल्ड टू वोट। तो इसका आंसर होगा 1 and 3। अब 1 and 3 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। ठीक है, तो आंसर होगा 1 and 3। अपने आप पे भरोसा रखो, जो आपने पढ़ा है वो सही है। ठीक है, फर्स्ट इंस्टेंस पे स्पीकर वोट नहीं करता, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है थर्ड वाला। हाँ, जब टाई हो जाए तब फिर स्पीकर वोट कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कब कब बिल लैप्स होता है उसके बारे में, अगर आपने पार्लियामेंट चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि बिल कब लैप्स होता है कब नहीं होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेज ऑन इट्स डिसोल्यूशन। कोई बिल लोकसभा में ही पेंडिंग है, पेंडिंग हो रखी है लोकसभा में, या पेंडिंग है बिल, और लोकसभा हो गई डिज़ोल्व। तो लोकसभा डिज़ोल्व हो गई जब, और कोई चीज़ पेंडिंग थी, तो ऑब्वियसली वो लैप्स हो जाएगी।
ठीक है, मतलब 1 तो सही है, 1 सही है, मतलब ये और ये तो कट गए, ऐसे तुरंत काट दिया करो, ठीक है, ऑप्शंस को। सेकेंड, अ बिल पास्ड बाई लोकसभा, लोकसभा ने बिल्कुल पास कर दिया है, एंड पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। आप सोचो, किसी बिल को लोकसभा ने अगर पास कर दिया, अब उसके बाद वो राज्यसभा में जाए, कुछ भी जाए, लोकसभा डिसॉल्व हो, बट वो बिल लोकसभा से पास हो चुका है, ठीक है, उसके बाद लोकसभा डिसॉल्व हो या कुछ भी हो, बट बिल पास हो चुका है, अब लैप्स नहीं हो सकता। अब वो पेंडिंग है राज्यसभा में, बात अलग है, राज्यसभा पास करे उसको, ठीक है, बट लोकसभा से वो पास हो चुका है तो वो लैप्स नहीं होगा। तो सेकेंड भी सही है, तो 1 एंड 2 सही है। अगर 1 एंड 2 सही है तो थर्ड पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि 1 एंड 2 एक साथ सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, ठीक है, थर्ड आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, और थर्ड ऑप्शन टफ भी है। देखो, a bill in regard to which President of India notified his or her intention to summon the House to a joint sitting lapses on the dissolution of लोक सभा। अब अगर ये आपको नहीं भी पता हो तो भी आपके आंसर पहले ही आ चुका है इन दोनों को पढ़ के, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट कॉमन सेंस से ही सही आ रहे हैं, राइट। इस वजह से जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट ने किसी के लिए जॉइंट सिटिंग बिठाई है किसी बिल के लिए, वो लैप्स नहीं होता है, ठीक है, यहाँ लिखा है लैप्स हो जाता है, तो वो लैप्स नहीं होता है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत है, राइट। थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड। अगर आपने पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ा है तो ये सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, राइट। अब यहाँ पे बात हो रही है प्रेसिडेंट के एक्शन लेने की। देखो, पहला स्टेटमेंट है, प्रोरोगेशन ऑफ हाउस बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो, प्रेसिडेंट जो भी करेगा वो एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही करेगा। जहाँ पे भी डज नॉट दिखे आपको तो मतलब वो डिस्क्रिशनरी पावर की बात हो रही है, और प्रेसिडेंट के जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो बहुत लिमिटेड है, ये एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे ही ज़्यादातर चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो प्रोरोगेशन ऑफ हाउस कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं तो प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन चलेगा, तो ऑब्वियसली वो एडवाइस लेना पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। हाउस को प्रोरोग करना है आपको और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछे बिना थोड़ी करोगे, तो एडवाइस लेना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाती है, और जैसे ही फर्स्ट गलत हुआ 2 ऑप्शन कट गए, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन देखो, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा डन बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस ले रहे हैं, मतलब 3 तो सही है, इन दोनों में से कोई होना है। अब देखते हैं 2 सही है या नहीं, तब आंसर आएगा हमारा, ठीक है। कह रहे हैं कि प्रोरोगेशन ऑफ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजन सिने डाई, ठीक है, मतलब एडजन सिने डाई जब स्पीकर कर देता है हाउस को, उसके बाद ही हाउस को प्रोरोग करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट पे कोई ऐसी बार नहीं है, वो चाहे तो सेशन जब चल रहा हो तब भी हाउस को प्रोरोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इट्स अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल कि हाउस को कब प्रोरोग करना है, कब चलाना है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कभी भी कर सकता है, यूजुअली यही होता है कि एडजॉर्नमेंट साइनेड आई अनाउंस होने के बाद ही प्रेसिडेंट हाउस को प्रोरोग करते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है यहाँ पे, तो सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। अब ये बहुत बेसिक और सिंपल क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आप गलत करोगे ना, या इसमें सोचोगे इसमें भी कोई लॉजिक लगा दूँ, तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल प्योर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो कर लोगे, ठीक है। हर जगह आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स वगैरह नहीं सिखाई जाएंगी, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। एलिमिनेशन हैक्स वहाँ लगाने हैं जो टफ क्वेश्चन है, जो किसी को नहीं आ रहा है। सोचो कि क्या वो मैं कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकता हूँ, टफेस्ट क्वेश्चन में वहाँ पे यूज़ करना चाहिए। ये तो ईजी क्वेश्चन है, दिस इज़ वेरी ईजी क्वेश्चन, कोई इसको टफ कह ही नहीं सकता। जो कह रहा है मतलब उसने पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है। अब जैसे नारी शक्ति वंदन अभियान, यहाँ पे जैसे आपने सपोज इसको नहीं पढ़ा है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको दिमाग लगाना है, मतलब कॉमन सेंस लगाना है, और ये कॉन्फिडेंस रखना है कि मैंने जितनी पढ़ाई करी है उससे ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं आपकी पढ़ाई जितनी आपसे करी है अपने, उससे कई क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हो कि नहीं, ठीक है। अब ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ये वुमेन रिजर्वेशन के लिए एक्ट आया है ना, उसकी बात कर रहा है। जो वुमेन रिजर्वेशन वाला एक्ट रिसेंटली पास हुआ है, जैसे 33% रिजर्वेशन मिलेगा वुमेन को पार्लियामेंट में, राइट। तो इसमें लिखा हुआ है प्रोविजंस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18th लोकसभा, और 18th लोकसभा तो स्टार्ट हो चुकी है, तो क्या इसके प्रोविजंस इफेक्ट में आ गए हैं? नहीं आए, राइट। तो फर्स्ट तो अपने आप तुरंत गलत हो गया कॉमन सेंस से कि 18th लोकसभा तो चल रही है, शुरू हो गई लास्ट ईयर, इसके प्रोविजंस इफेक्ट में तो आए नहीं। अगर एक्ट में ऐसा लिखा होता तो आ गए होते ना प्रोविजन इफेक्ट में, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, राइट, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आप ये मत सोचो जब पूछा गया तब क्या था, अभी के परफेक्टली सॉल्व करो, अभी दिमाग लगाओ, ठीक है। तो 1 जैसे ही गलत हुआ आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से देखा करो इन क्वेश्चंस को। बाकी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है कि 15 साल के लिए जब भी आएगा एक्ट फोर्स स्टार्ट होगा तो 15 साल के लिए ये फोर्स में रहेगा रिजर्वेशन, ठीक है। और ये शेड्यूल कास्ट वुमेन के लिए भी रिजर्वेशन है इसमें। विद रेफरेंस टू यूनियन बजट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर
लीव द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यही देख के आपको तुरंत स्टेटमेंट को गलत कर देना। ऐसा कुछ तो हमने कभी नहीं पढ़ा कि यूनियन मिनिस्टर जब पार्लियामेंट में आ रही हैं बजट लेके तो ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर आ रही हैं, तो वन जहाँ जहाँ भी है काट दो, ठीक है। अब या तो नीदर वन नॉर टू होगा या टू ओनली होगा। मैंने कल ही बताया था कि नीदर वन नॉर टू बहुत रेयरली यूपीएससी में होता है, कभी हुआ हो 8-10 सालों में कि डी ऑप्शन हो। यूजुअली ये ऑप्शन ऐसे ही लिखा था, जहाँ पे नीदर वन नॉर टू हो ना, कभी वो ऑप्शन नहीं होता सही। तो ये टू ओनली हो गया सही अपने आप, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। फिर भी सेकंड स्टेटमेंट देख लो एक बार। एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये तो सही बात है, बिना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन के यूनियन गवर्नमेंट कभी कोई डिमांड ग्रांट नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल सही हैं। और ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट था ना, ये फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट आती हैं। एक्चुअली प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है पार्लियामेंट में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पेश करना। तो प्रेसिडेंट अपने बिहाफ पे फाइनेंस मिनिस्टर को भेजते हैं, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी है। यहाँ पे भी प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे डिमांड ऑफ ग्रांट जो है मांगी जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड ये क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ वाला। हाउ मैनी डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023। अब ये प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें अपना टाइम एग्जाम में वेस्ट मत करना। अगर आता है कि 4 तो कर लेना, करंट अफेयर वगैरह में बहुत न्यूज़ रहता है। अगर नहीं आता है, भूल गए हो, पढ़ा हुआ फिर भी भूल गए हो, तो बिल्कुल अटेंड मत करना, छोड़ देना, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन गलत करवाने के लिए ही दिया है। अगर नहीं पता है तो कोई ट्रिक, कोई कॉमन सेंस नहीं लगेगा, जस्ट लीव दिस क्वेश्चन, राइट। नाउ कम टू 71st अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। अब 71st अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया था, 8th शेड्यूल को अमेंड किया था। ये शेड्यूल जिसमें लैंग्वेजेस दी हुई हैं, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, क्लासिकल लैंग्वेजेस। तो उस शेड्यूल को क्या करता है, ये अमेंड करता है 71st अमेंडमेंट एक्ट। तो क्या होता है इसमें, एक्चुअली ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज की लिस्ट है, इसमें 71st अमेंडमेंट ने कुछ लैंग्वेजेस को ऐड किया, ठीक है। जैसे कि कोनकरी, मणिपुरी और नेपाली, इन तीनों को ऐड किया गया। अब ये भी प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन, आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो कोनकरी, मणिपुरी और नेपाली, इन लैंग्वेजेस को यूज़ किया गया, ऐड कर दिया गया, ठीक है, 8th शेड्यूल में। और मैथिली जो दिया हुआ है ना, ये 92nd अमेंडमेंट से ऐड की गई थी और बाद में, ठीक है, 2003 में। तो इस वजह से इसका आंसर 1, 2 एंड 3 होगा। प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है, आता है तो कर लोगे, नहीं आता तो नहीं कर पाओगे। और सबको आना ही चाहिए। 8th शेड्यूल एकदम अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। शेड्यूल से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इस बार फिर आएंगे, एक ना एक क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, इसलिए कह रहा हूँ सारे शेड्यूल्स को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अमेंडमेंट्स रिलेटेड क्वेश्चन है। पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन, रिपील। बिल्कुल सही बात है, पार्लियामेंट किसी भी प्रोविज़न को ऐड कर सकता है, कुछ उसमें कुछ चेंज कर सकता है या फिर उसको रिपील कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन विच काइंड ऑफ मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड। पार्लियामेंट कर तो कुछ भी सकता है ना। तो ये तो बिल्कुल सही है, तीनों पॉइंट सही हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता। अमेंडमेंट करना है, अगर चेंज करना है तो चेंज कैसे करोगे, कोई चीज़ ऐड करोगे कि इसमें वेरिएशन करोगे या उसको हटा दोगे, कुछ भी करोगे, ठीक है। प्रोवाइडेड कि आप जुडिशियल रिव्यू से बच जाओ, ठीक है, कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मत कर देना, ठीक है। तो इस वजह से वो बाद में जुडिशियल डिसाइड करेगी आपने जो किया है सही है गलत है, बट आप कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज इट। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मनी बिल। अब मनी बिल के बारे में इतना बेसिक तो सबको पता होता है कि इसमें लोकसभा को ज़्यादा पावर दी गई है और राज्यसभा को कम। राज्यसभा बस चेंजेस रिकमेंड कर सकता है, बट राज्यसभा के पास कोई अथॉरिटी नहीं है मनी बिल को लेके। वो चेंज रिकमेंड करेगा, लोकसभा माने या ना माने उसके ऊपर है। राज्यसभा चाहे तो कोई एक्शन नहीं ले, तब भी लोकसभा से पास माना जाएगा वो बिल, ठीक है। तो इतनी कम पावर है राज्यसभा को मनी बिल से रिलेटेड। ये बेसिक अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देख लो, आर्टिकल 109 मेंशन द स्पेशल प्रोसीजर्स इन रेस्पेक्ट टू मनी बिल, ठीक है, सही है, राइट। नेक्स्ट, मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट। सही बात है, राज्यसभा में तो इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। राज्यसभा कभी मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता, चेंजेस अप्रूव करे, ठीक है, या तो सजेस्ट करे चेंजेस को, ठीक है, या तो मनी बिल को अप्रूव कर दे एज इट इज़, बट रिजेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल राज्यसभा को ऐसे ही है, कोई पावर नहीं है मनी बिल को लेके। 4th देखो, यहाँ पे बिल्कुल अलग सी बात लिखी है, अमेंडमेंट्स टू मनी बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा। नहीं, राज्यसभा कुछ भी अमेंडमेंट सजेस्ट करेगा, जरूरी नहीं है कि लोकसभा एक्सेप्ट कर ले। तो यानी कि ये 4th स्टेटमेंट गलत हो गया है।
और बाकी ऊपर के तीनों सही हैं। मनी बिल अगर किसी ने एक बार बेसिक भी पढ़ा है ना तो भी ये क्वेश्चन ईजिली कर लेगा, कोई इसमें टफ क्वेश्चन नहीं है, राइट। 2023 का ये क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स विद देयर ओन रूल एंड रेगुलेशंस फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन्स। अब प्रिजन कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो है नहीं कि उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरे इंडिया में जितने प्रिजन है सबको सेंट्रल गवर्नमेंट देखभाल कर रही है उनकी, पॉसिबल ही नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को। और भी बहुत से इंपॉर्टेंट काम है, डिफेंस है, ठीक है, कम्युनिकेशन है, कितने इंपॉर्टेंट काम है, फाइनेंस है, ये सब चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। बैठ के प्रिजन पूरे देश में कितने प्रिजन है उनकी मैनेज कैसे करना है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाएगी ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कॉमन सेंस से आप सॉल्व कर लोगे, यस दिस इज सही, मतलब स्टेटमेंट 1 सही तो है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। अब देखते हैं स्टेटमेंट 2 सही है या नहीं, ठीक है। इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्न बाई प्रिजन्स एक्ट 1894। बिल्कुल हो सकता है कि प्रिजन एक्ट जो है गवर्न किया जाता हो प्रिजन एक्ट के द्वारा। अब ईयर वगैरह तो यूपीएससी गलत लिखेगा नहीं, अगर एक्ट का नाम दिया है तो ईयर गलत नहीं देगा। तो प्रिजन आर गवर्न बाई प्रिजन एक्ट, ठीक है, प्रिजन्स आर गवर्न बाई प्रिजन्स एक्ट, इतना तो सही है। विच एक्सप्रेसली केप्ट द सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन्स इन कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। इस एक्ट में शायद ऐसा मेंशन होगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कंट्रोल में प्रिजन होने चाहिए, ठीक है। नहीं भी होगा तब भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही रहता है, ठीक है। तो इस वजह से ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है और इसका रीज़न भी है, बोथ स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, नहीं 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 ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, तो अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। ऐसा बहुत कम होता है कि दोनों स्टेटमेंट सही हों और वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो, ठीक है। तो यूजुअली अगर ये इसका सही है दोनों तो इसका एक्सप्लेनेशन यही होगा। लॉजिक से देखोगे तब भी यही इसका एक्सप्लेनेशन लग ही रहा है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आने की बात हो रही है और इसमें एक्ट बता दिया कि इस एक्ट में ऐसा मेंशन है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जिसमें जो टफ होंगे और जिसमें कॉमन सेंस का यूज़ होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन नहीं देखेंगे, इजी क्वेश्चन हमने काफ़ी देख लिए, ठीक है। जो टफ क्वेश्चन है जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, जो आपको नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है, जो आपने एक बार पढ़ाई करके ईजिली कर लोगे उसको यहाँ पे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ टफ क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, फिर से मनी बिल वाली बात आ गई कि जब लोकसभा मनी बिल को फाइनेंस या फाइनेंस बिल को राज्यसभा भेजेगा तो इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। राज्यसभा नहीं कर सकता रिजेक्ट बिल को, अमेंड भी नहीं कर सकता। राज्यसभा क्या कर सकता है, राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, मतलब ये बिल्कुल सही है, राज्यसभा कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट विद इन लोकसभा एंड राज्यसभा देर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल बट अ जॉइंट सिटिंग बिकम नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल। तो बिल्कुल सही बात है कि मनी बिल पे जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती, राज्यसभा मना कर दे तो मना कर दे और लोकसभा पास माना जाएगा, बट फाइनेंस बिल पे अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो फिर जॉइंट सिटिंग अलाउड है, ठीक है। तो हमने देखा कि दो स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। फर्स्ट वाला तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, राज्यसभा रिजेक्ट कर सकता है, अमेंड कर सकता है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। इस तरह से देखना है इसको। नेक्स्ट बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। फिर से देखो शेड्यूल्ड एरियाज वाला क्वेश्चन आ गया। अब इसमें भी पहले देखो गलत स्टेटमेंट को पकड़ना है, ठीक है। तो गलत देखो, सबसे पहला देखो, विद इन द स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया। किसी स्टेट में किसी स्टेट को किसी एरिया का शेड्यूल्ड एरिया घोषित करना है, किसी भी स्टेट में, विद इन अ स्टेट, टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। अब ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ऑर्डर देगा, ठीक है, प्रेसिडेंट ही देगा। किसी स्टेट में अगर शेड्यूल्ड एरिया किसी को घोषित करना है, नोटिफाई करना है, तो प्रेसिडेंट देगा ना, क्योंकि उनको शेड्यूल्ड एरिया क्यों बनाना है। जो भी कम्युनिटीज़ रिमोट एरियाज़ में रह रही हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनके वेलफेयर के लिए बनाना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, यानी प्रेसिडेंट को बोलेगी कि आप नोटिफाई करिए किसी स्टेट में कौन कौन से एरियाज हैं शेड्यूल्ड ट्राइब रहती हैं 5th शेड्यूल के अंदर, ठीक है। अगेन फिर शेड्यूल से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ये भी देखा जाए तो, ठीक है। तो प्रेसिडेंट करेगा नोटिफाई, कौन सा एरिया कहाँ पे शेड्यूल्ड एरिया रखना है उसको प्रेसिडेंट नोटिफाई कर देगा, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। और शेड्यूल्ड एरिया में सबसे जो बड़ी यूनिट होती है वो डिस्ट्रिक्ट होती है और सबसे छोटी यूनिट क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन ब्लॉक होती है, ठीक है। तो यही होते हैं हर जगह, सबसे बड़ी यूनिट हो गई डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद हो गया आपका ब्लॉक, उसके बाद आ गए क्लस्टर ऑफ विलेजेस, ठीक है। इस तरह से होता है, सबसे बड़ी यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। तो 2 तो सही हो गए। थर्ड देख लेते हैं, अगर थर्ड सही हुआ तो ऑल 3 हो जाएगा, थर्ड गलत हुआ तो ओनली 2 हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर ऑफ कंसर्न्ड स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स टू यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज इन द स्टेट्स। अब कभी आपने पूरी पॉलिटी में पढ़ा है कि चीफ मिनिस्टर यूनियन को रिपोर्ट भेज रहा है, ऐसा नहीं होता, गवर्नर होते हैं वो।
गवर्नर होते हैं एज अ लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो गवर्नर भेजेंगे सेंटर को रिपोर्ट ना, वो यूनियन होम मिनिस्ट्री को भेजें या प्रेसिडेंट को भेजें, जिसको भी भेजना है गवर्नर भेजेंगे। थर्ड तो गलत हो गया, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला मैंने इसलिए लिया बिकॉज इसमें भी ये क्वेश्चन देखने में टफ लगेगा आपको, बट ये लॉजिक से सॉल्व हो सकता है, कॉमन सेंस से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इस क्वेश्चन को लिया। इन इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप सिटीजन। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज जो हैं फ्री लीगल सर्विसेज किस तरह के सिटीजन्स को प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए 4th ऑप्शन पे कि ऑल सीनियर सिटीजन्स, जबकि बाकी सबके लिए कुछ ना कुछ इनकम लिखी हुई है सबके सामने, इतनी इनकम का ये, इतनी इनकम का ये, लेकिन 4th ऑप्शन लिखा है ऑल सीनियर सिटीजन। क्या सभी सीनियर सिटीजन को फ्री लीगल सर्विसेज देना पॉसिबल है? ऐसा नहीं हो सकता ना, यूनिवर्सल नहीं हो सकती कोई भी चीज़, इन पे भी कुछ इनकम की लिमिट लगाई होगी। ठीक है, यूनिवर्सल कवरेज नहीं है किसी का किसी भी चीज़ में। तो जैसे ही ये 4th ऑप्शन तो गलत हो गया, 4th काटते ही आपके पास 2 बचे, ए और सी। अब ए और सी में 2 तो कॉमन है, मतलब ये जो सेकंड ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, 4th काटते ही पता चला कि सेकंड ऑप्शन तो सही है कि ट्रांसजेंडर के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, उनको तभी उनको मिलेगी अगर उन 2 लाख की एनुअल इनकम से कम है या उतनी ही है तो फिर। ठीक है, यहाँ पे बात बचेगी 1 और 3 की। अब 1 देख लो, पर्सन विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख, और 3 कह रहा है मेंबर ऑफ ओबीसी विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 लाख। ठीक है, तो अब बताओ कि दोनों में से ज़्यादा सही स्टेटमेंट क्या लग रहा है कि किसी के पास 3 लाख रुपीज़ से कम हो तब उसको फ्री लीगल सर्विसेज मिलेंगी, या 1 लाख रुपीज़ हो उससे कम हो तब उसको लीगल सर्विसेज मिलेंगी फ्री। ऑब्वियसली जिसके पास कम दिया हुआ है वही होगा ना, 1 लाख कम पैसे हैं तभी तो आपको फ्री दिया जा रही सर्विसेज। तो इस लॉजिक से देखना तो आपका 1 सही होगा, और 1 सही होती है आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चन से डरा मत करो, एक बार कॉमन सेंस लगा के सॉल्व किया करो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। इन इंडिया which of the following review the independent regulators in sectors like telecommunications, insurance, electricity etc. अब यहाँ पे ये सिंपल लैंग्वेज में ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी बॉडीज़ हैं जो रेगुलेट करती हैं इन डिपार्टमेंट्स को, टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी जैसे सेक्टर्स को रिव्यू करने का काम किसका है। तो पहला ऑप्शन दिया है एडहॉक कमिटीज सेटअप बाय पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट कुछ टेम्परेरी कमिटीज़ को सेट कर देता होगा जो इन डिपार्टमेंट्स को रेगुलेट करें, इन सेक्टर्स को। ठीक है, तो ये तो सही लग रहा है, हो सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट कुछ एडहॉक कमेटी, अगर परमानेंट होती तो शक होता कि परमानेंट कमेटी क्यों बनाई जाएगी इन चीज़ों को लिए। एडहॉक कमेटी मान लो कुछ बना दी है, बना सकता है, पार्लियामेंट के पास पावर है। ठीक है, कि इन सेक्टर्स को थोड़ा सा देख लेना, आप रिव्यू कर लेना। दूसरा पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़। अब डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज़ जो हैं तो अपने अपने डिपार्टमेंट को हो सकता है देखती हूँ, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की अलग होगी, इंश्योरेंस की अलग होगी, इलेक्ट्रिसिटी की अलग होगी, ऐसे कोई डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटी होगी मान लो, तो वो देख सकती हैं। ठीक है, तो ये दोनों भी सही हो गया मान लो। अब ये दोनों सही हो गया। थर्ड देना है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पास कोई काम नहीं है, उसका मेन काम क्या है, सेंट्रल स्टेट में फंड डिवोल्यूशन करना। उनका ये काम थोड़ी कि टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी को देखना जाके, तो फाइनेंस कमीशन तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और जैसे ही पता चला फाइनेंस कमीशन नहीं होगा, 1, 3 और 4 ये दोनों कट गए, और आपको पता है कि 1 सही है, बस आंसर आ गया, नीचे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है ये है कि नहीं। ठीक है, आपको ये पता है कि 1 सही है और 3rd गलत है, बस आंसर आ गया तुरंत। पूरे स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती, आपको एक गलत स्टेटमेंट एटलीस्ट और एक 100% सही स्टेटमेंट फाइंड करना। ये फंडा बना लो कि मुझे कैसे भी करके एक गलत पता लगाना है स्टेटमेंट और एक सही पता लगाना है, फिर देखता हूँ कितने ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बाकी के जो PYQs है पॉलिटी को, उनको भी इन्हीं अप्रोच से सॉल्व करो जिन अप्रोच से मैंने ये PYQ सॉल्व करवाए हैं, और देखो सॉल्व होते हैं कि नहीं। डरना मत किसी क्वेश्चन से, हर क्वेश्चन में लॉजिक और कॉमन सेंस लगाना, एंड यू विल ईजिली बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन वेरी इजिली एक्सेप्ट दोज विच आर ऑफ फैक्चुअल इन नेचर, उनको छोड़ देना। ठीक है, सो बाकी कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।